हेलो गाइस, मेरा नाम है राजीव। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है आपके लिए फ्री प्रोवाइड कराता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके लिए मैथ जो कंपटीशन की है वो भी, इंटर के भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम आपके लिए, और सारे जो भी एकेडमिक के हैं वो भी हम सारे पढ़ाएंगे आपके लिए। ओके, तो मैं आज पहले स्टार्ट करता हूँ कोशिका। पहले सेल इंग्लिश में बोलते हैं, कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद सेल। अंग्रेजी अनुवाद क्या है इसका? सेल। लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है एक छोटा सा कमरा। इसका क्या अर्थ होता है? छोटा सा कमरा होता है। कोशिका सभी जीवों का शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचना तो एक प्रक्रियात्मक इकाई होती है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका ही जीवों के शरीर का निर्माण करती है। हम इसको आपको कोशिका विज्ञान में सारे एक चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट एक पॉइंट वाइज पढ़ाते रहेंगे आपके लिए। तो देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कोशिका विज्ञान इंग्लिश में बोला था सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका विज्ञान के जो पिता है और कौन है? रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता हैं। वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, वो कौन है? श्वसन है ये। साइटोलॉजी क्या कहलाता है? साइटो जो शब्द है वो हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है हम आपको बता देते हैं। एक तो साइटो शब्द दिया गया था हार्टंग द्वारा दिया गया था, हार्डविंग द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा दिया गया था? हार्डविंग द्वारा दिया गया था। कोशिका का अध्ययन, इसे बोलते हैं सेल ऑफ स्टडी। देखिए, भारतीय कोशिका विज्ञान के जो पिता हैं वो कौन है? भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता हैं वो हमारे क्या है? A.K. शर्मा, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। कोशिका इंग्लिश में हमने जैसे बताया आपके लिए, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल कहा जाता है। ठीक है, तो आपको देखिए जैसे कोशिका क्या है? सेल, टिश्यू है ना, ये ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, ये सारे मिलकर हमारे एक शरीर की संरचना को एक कार्यात्मक इकाई प्रदान करते हैं। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका ही जीवों की संरचना शरीर का निर्माण करती है। ये क्या करती है? शरीर का निर्माण करती है। कौन करती है? शरीर का निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? कोशिका, टिश्यू यानी कि ऊतक, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे घर बनाने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है? ईंट की जरूरत पड़ती है ना। तो जब ईंटों से हम लोग क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं, दीवार से हमारे गंबर बनते हैं। इस प्रकार से ये भी हमारी क्या एक प्रकार की सेल है, यानी कोशिका है। यह हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई, जैसा मैंने आपको बताया था। कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई, इंग्लिश बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशन यूनिट। ओके, इसमें प्रायः क्या होता है? स्वतः जनन यानी कि सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। कोशिका ही जीवों की शरीर का निर्माण करती है। कोशिकाएं क्या करती है? जीवों का निर्माण करती है। कि इट इज़ ए स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो देखिए, आगे मैं आपको बताता हूँ। कुछ जीवाणुओं के शरीर केवल एक कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एक कोशिकीय जीव बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गन्स। इनको क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गन्स कहा जाता है। जबकि कुछ जीव एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इन इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स कहा जाता है। कोशिका की शब्द की खोज जिसने की थी, सबसे पहले की थी, मैंने बताया था 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने स्वनित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी। रॉबर्ट हुक ने इन संरचनाओं को कोशिका नाम दिया था, है ना। परंतु ये कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। ये कैसी कोशिकाएं थी? मृत कोशिकाएं थी। परंतु हुक ने जीवन की आधारभूत संरचनात्मक क्रिया इकाई की खोज कर ली थी। इसलिए रॉबर्ट हुक को
कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक उन्नत किस्म की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। देखिए हम लोग ने जैसे बताया, अभी ये बताया था, यह हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक भाग सबसे छोटी इकाई होती है। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। कौन? कोशिका कहलाती है। ठीक है, कोशिका की खोज जैसे कि मैंने बताया 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करके किया था। किसने? 1665 ईस्वी में, है ना। किसने की थी खोज? रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 बाय बिल्डिंग इन ए माइक्रोस्कोप। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 बिल्डिंग ए माइक्रोस्कोप। यानी क्या? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करके की थी। किसके द्वारा की? सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करके की थी। सूक्ष्मदर्शी द्वारा पेड़ की छाल तथा कॉर्क में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक्स फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन ट्री वार्क एंड कॉर्क अंडर ए माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी द्वारा पेड़ की छाल तथा कॉर्क में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। यह कोशिका किसमें पाई जाती है? जैसे मैंने आपको बताया था, मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। दिस सेल वाज फाउंड डेड। यह कोशिका मृत कोशिकाओं में पाई जाती है। इस कोशिका को सेलुला नाम दिया गया था। इन कोशिकाओं को इन्होंने क्या नाम दिया था? सेलुला। क्या नाम दिया गया था? सेलुला नाम दिया गया, जो बाद में सेल कहलाई थी। जैसा कि बताया था, इसकी कोशिकाएं देखिए किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से बनाई गई थी। जैसा मैंने अभी बताया भी था, इन्होंने स्वनित सूक्ष्मदर्शी, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? स्वनित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी की छत्ते के समान, ये देखिए कैसा है? मधुमक्खी की छत्ते जैसा है ना। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैसा है? मधुमक्खी की छत्ते जैसा है। मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। ये देखने में भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा। आई एम राइट? दिख रहा होगा आप लोगों को स्पष्ट? एक बार देख लेता हूँ। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखी गई थी। और ये इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचनाएं देखी। रॉबर्ट हुक ने इन संरचनाओं को कोशिका नाम दिया था। इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा गया था? इन्होंने कोशिका नाम दिया था। इनको ही क्या किया था? कोशिका, यानी कि सेल। इंग्लिश में बोलते हैं सेल, CELL सेल। ओके, परंतु जो ये कोशिकाएं थी ना, ये हमने बताया था, ये कैसी होती है? मृत कोशिकाएं होती है। ये कैसी होती है? मृत होती हैं, ये डेड होती हैं। ओके, परंतु हुक ने जीवन की आधारभूत संरचनात्मक क्रिया इकाई की खोज कर ली थी, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 1674 में डच वैज्ञानिक थे। 1674 इनकी 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक उन्नत किस्म की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में। डच वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। अगला देखिए 1670 ईस्वी में A.V. ल्यूवेनहॉक ने आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। किन्होंने किया था? A.V. ल्यूवेनहॉक ने आधुनिक सूक्ष्मदर्शी का मॉर्टेन माइक्रोस्कोप, इंग्लिश में बोला था मॉर्टेन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था इन्होंने। ल्यूवेनहॉक ने तालाब के एक बूंद पानी में एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ की खोज की थी। अभी बताया भी था मैंने आपको, रिपीटेशन यहाँ पे हो गया, बता दे रहा हूँ फिर भी। ल्यूवेनहॉक ने तालाब के एक बूंद पानी में एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रोटोजोआ की खोज की थी। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। प्रोटोजोआ की खोज की थी। आप लोग अपने नोट्स भी प्रॉपर रूप से बनाते रहिए, देखते ठीक है ना। जहाँ पे भी ज़्यादा जल्दी हो रहा तो उसको स्पीड भी कम कर सकते हैं, जैसे मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। ओके,
एक कोशिकीय जीव, है ना, प्रोटोजोआ ही जीवित कोशिका कहलाई थी। अगला क्या है, एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ की खोज की। प्रोटोजोआ ही क्या कहलाता है, जीवित कोशिका कहलाती है। प्रोटोजोआ ही क्या कहलाती है, जीवित कोशिकाएं कहलाती हैं। अगला देखिए कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहलाती है कि स्लाइडेन तथा स्वान ने 1838 से 1839 में कोश का सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन तथा स्वान ने 1838 से 1839 में कोश का सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन तथा स्वान गिव द सेल थ्योरी इन 1838 to 1839. Sheldon and Swan give the cell theory in 1838 to 1839. यानी कि स्लाइडेन तथा स्वान ने क्या किया था, 1838 से 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लाइडेन ने कहा था जंतु कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका में बनते हैं। स्लाइडेन ने क्या कहा था, जंतु कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका में बनते हैं। स्लाइडेन said that animal cells are formed from pre-existing cell, अर्थात जंतु कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका में बनते हैं। ये स्लाइडेन ने कहा था। किसने कहा था, स्लाइडेन ने। स्लाइडेन said जंतु कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका में बनते हैं। और स्वान ने क्या कहा था, पादप कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका है, पादप। और स्वान ने कहा था पादप कोशिका। और स्लाइडेन ने क्या कहा था, जंतु कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से बनते हैं। और स्वान ने कहा था पादप कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका है। स्वान said that the plant cell is pre-existing cell. स्वान said that the plant cell is a pre-existing cell. देखिए मनुष्य में दो पाए जाते हैं। तो एक तो देखिए शुक्राणु, एक अंडाणु। मनुष्य की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है ना, सबसे छोटी इकाई होती है जन्म कोशिका की, सबसे छोटी इकाई होती है, उसे बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है जन्म कोशिका की, वो होती है अंडाणु। उसको बोलते हैं इंग्लिश में अंडाणु। चलो देख के करूँगा। और इनसे ही मिलकर बनता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि एक बेबी का उत्पन्न होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जायगेट, यानी कि युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मनज। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं इसको। 1855 में रोल्डोफ विर्चो ने के द्वारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया था। 1855 में रोल्डोफ विर्चो के द्वारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने कहा, क्या कहा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात क्या होता है, पहले से उपस्थित कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। पहले से उपस्थित कोशिका के नई कोशिका का निर्माण होता है। द मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द रोल्डोफ विर्चो। द मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रोल्डोफ विर्चो इन 1855। 1855 में क्या दिया था, रोल्डोफ विर्चो के द्वारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात पहले से उपस्थित कोशिका की नई कोशिका का निर्माण होता। दी मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय रॉबर्ट विर्चो इन 1855। ही सेड दैट ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स दैट a new cell is formed from an already existing cell. The modern cell theory was given by Rodolphe Virchow in 1855. He said that omnicellular e-cellular means that a new cell is formed from an already existing, अर्थात 1855 में रोल्डोफ विर्चो के द्वारा, किसके द्वारा, 1855 में रोल्डोफ विर्चो के द्वारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, रोल्डोफ विर्चो के द्वारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था ओमिनी सेलुलर ई सेलुलर, अर्थात पहले से उपस्थित कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। संसार की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी, ऑस्ट्रिच का अंडा है। संसार की सबसे छोटी कोशिका जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है, वो कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा, उसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी या लंबी कोशिका कहलाती है नैरोन, इसे हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कहलाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहलाती है आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 5 से 7 दिन का होता है। ओके, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है आरबीसी होती है। कौन सी होती है, आरबीसी। मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका शुक्राणु, जो मैंने आपको बताया था अभी। मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु, इसे इंग्लिश बोलते हैं स्पर्म। स्मॉलेस्ट सेल जर्मेट इन ह्यूमन बॉडी।
मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका उसे बोला जाता है अंडाणु बोलता है, अंडाणु यानी कि ओवम बोला जाता है। लार्जेस्ट जेमेट सेल इन ह्यूमन बॉडी। कोशिका के अब भाग आते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में देखिए आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लें, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। ये ऊपर वाली लेयर कहलाती है हमारी कोशिका भित्ति कहलाती है, इसे सेल वॉल कहा जाता है, यानी कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये हमारे छोटे छोटे ये रिक्तिका है ना। अगला देखिए ये क्या है, हमारे केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है। लाइजोसोम, ये लाइजोसोम होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, गोल्गी कॉय कहलाता है। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया ER, माइटोकॉन्ड्रिया ये एनिमल्स की है, ये किसकी, एनिमल्स की, और ये है प्लांट सेल यानी कि पौधों की है, पादप कोशिका, और ये है हमारी एनिमल्स यानी कि जानवरों की कोशिका है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल क्या है हमारा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेल वॉल होता है कठोर, ये होता है हार्ड तो होता है, इसमें मतलब पानी होता है, जैसे 0% होता है, जैसे हमारी बॉडी होती है, या फिर एक घर बनाते हैं तुम लोगों में क्या, जैसे सीमेंट, रेता, बजरी सब डाल के उसमें पानी डाला जाता है, तो उसमें पानी कितना होता है, 0%, सूख के हो जाते हैं 0% होता है, कठोर होता है ऐसे, है ना, समझ लीजिए। कोशिका भित्ति है ना। प्लांट सेल, इसे पादप कोशिका कहते हैं, ये हमारे क्या होता है, कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, अनुपस्थित होती है, यानी कि एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, यानी कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। यह आकार एवं आकृति प्रदान करता है, कौन, सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति क्या करता है, यह आकार एवं आकृति प्रदान करता है। इट प्रोड्यूस शेप एंड साइज, इट्स प्रोड्यूस शेप एंड साइज, कौन, कोशिका भित्ति क्या करती है कि ये हमारी क्या कराती है, कोशिका भित्ति क्या करती है कि यह आकार एवं आकृति को प्रदान करती है कि। फॉर्मेटेशन यानी कि गठन इसका किससे होता है, सेलुलोज से होता है, इसका जो गठन होता है सेलुलोज से होता है। जीवाणु, इसे इंग्लिश में बोला जाता है बैक्टीरिया, पेप्टिग्लाइकोल, पेप्टिग्लाइकोल, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, राइटिंग नहीं समझ में आ रही, तो वैसे मैंने प्रॉपर रूप से लिखा है PEPTIDOGLY, पेप्टिग्लाइकोल, CAL कॉल, पेप्टिग्लाइकोल। जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति पाया जाता है, जीवाणु में क्या पाता है, पेप्टिकॉल काय पाया जाता है। शैवाल यानी कि इसे बोलते हैं एल्गे, एल्गे मतलब सेल्लो, एल्गे में क्या पाया जाता है, सेल्लोस पाए जाते हैं, एल्गी में क्या पाया जाता है, यानी कि शैवाल में क्या पाया जाता है, सेल्लोस पाया जाता है। फंगी यानी कि कवक, कवक में क्या पाया जाता है, काइटिन्स, कवक में क्या पाई जाती है, काइटिन यानी कि CHITINE, काइटिन। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह द्विपर्ती झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है कि यह द्विपर्ती झिल्ली होती है। इट इज़ ए बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन, यह कैसी होती है, द्विपर्ती झिल्ली होती है। अगला हम लोग पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, किसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली क्या है, सेल मेम्ब्रेन, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, पादप कोशिका में उपस्थित होती है। प्लांट सेल में क्या होती है, उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में क्या होता है का, उपस्थित होती है, इसमें भी उपस्थित होती है, और पादप कोशिका में भी उपस्थित होती है, कौन, कोशिका झिल्ली। प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में इनर पार्ट यानी कि आंतरिक भाग में पाई जाती है कि, लेकिन जंतु कोशिका, एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका में क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी परत में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है कि किसमें, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन में पाई जाती है, लेकिन ये बाहरी परत में पाई जाती है, बाहरी परत में पाई जाती है। ओके राइट। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर है। ये देखिए फास्फोरस एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं लिपिड्स, ठीक है, फास्फोलिपिड एंड फास्फोलिपिड प्रोटीन, यह द्विपर्तीय होता है। ये देखिए द्विपर्तीय, ये कैसा है, द्विपर्तीय होता है। इट इज़ ए बाइलेयर्ड, यह एक अर्धपरागमी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है, अर्धपरागमी झिल्ली होती है कि। आउटर अदर नेम इसके, ये कैसी होती है, मैंने आपको बताई, एक अर्धपरागमी झिल्ली होती है। इट इज़ ए सेमी पर मेम्बल मेम्ब्रेन। अदर नेम इसका दूसरा नाम क्या है, द्वारपाल, SOG, द्वारपाल मतलब SOG कहा जाता है कोशिका झिल्ली में। ओके, दूसरा क्या है, कस्टम इंस्पेक्टर ऑफ सेल, SOG मतलब क्या होता है, द्वारपाल कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कस्टम इंस्पेक्टर ऑफ सेल। आगे हम लोग देखते हैं इनर पार्ट यानी कि प्लांट सेल, आउटर पार्ट्स यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है। इनर पार्ट किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाई जाती है। बाहर वाले किस पाई जाती है कि एनिमल में, ये उपस्थित दोनों में होता है। लेकिन ओके, मैंने छोटा शॉर्ट लिख दिया, एक शॉर्ट में बना दिया आपको। लाइजोसोम,
अन्य नाम क्या है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कल ये काफ़ी और पेपर में पूछा गया है हम लोगों का। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, यानी कि अन्य नाम क्या है? आत्महत्या की थैली, इसे बोलते हैं सुसाइडेबल बैग होता है। ओके, परमाणु बम भी कहा जाता है, ये आप लोगों ने कभी नाम नहीं सुना होगा। परमाणु बम भी कहा जाता है लाइसोसोम को, परमाणु बम यानी कि एटम बम भी कहा जाता है। इसे सफाई कर्मी भी कहा जाता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। डिस्पोजल बैग भी कहा जाता है, इसे डिस्पोजल बैग भी कहा जाता है। लनायक भी कहा जाता है, किसको? लाइसोसोम को भी कहा जाता है। ओके, ये हमारी इसकी संरचना स्टेप से देख लीजिए। इसका पीएच पार्किंग रहने पर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका कितना 0.5 से 2.5 होता है। ओके, यह प्लांट सेल तथा आरबीसी में नहीं पाया जाता है। किस किस में नहीं पाया जाता है? प्लांट सेल और आरबीसी में नहीं पाया जाता। क्या? लाइसोसोम क्या? प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका तथा आरबीसी में नहीं पाया जाता। मैंने आपको बताया था आरबीसी रेड ब्लड सेल होते हैं ये। ओके, आत्महत्या की थैली की खोज किसने की थी? ड्यूवे ने की थी। किसने की थी? आत्महत्या की थैली की खोज किसने की थी? ड्यूवे ने की थी। यह सबसे अधिक मात्रा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स में पाया था। अब WBC यानी कि किसका, इसका जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन का होता है। यकृत प्लीहा में ही पाई जाती है। यकृत प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, SPLEN, स्प्लीन वाला था। यकृत किसमें पाई जाती है? प्लीहा में पाई जाता है। यह गोल्जी काय का भाग होता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ग्लाइकोलॉजी बॉडी। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ग्लाइकोजी, यह एक गोल्जी काय का भाग होता है। गोल्जी काय का क्या होता है? भाग होता है। राइबोसोम्स, यह किसने की खोज की थी? जी पैलेडे ने की थी। राइबोसोम्स की जो खोज की थी किसने की थी? जी पैलेडे ने की थी। डिस्कवरी किसने की थी इसकी? जी पैलेडे ने की थी। इसका अन्य नाम क्या है? राइबोसोम्स का अन्य नाम है पैलाडे कण। क्या नाम है? पैलाडे कण कहलाता है। पैलाडे कण कहलाता है। प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे बोलते हैं। किसको? राइबोसोम्स को अन्य नाम के किस नाम से भी जाना जाता है? हम लोगों को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला देखिए, यह पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। राइबोसोम जो होता है यह पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। इट इज़ ए प्रेजेंट इन बाथ प्लैनेट एंड एनिमल सेल्स। इट इज़ ए प्रेजेंट इन बाथ प्लैनेट एंड एनिमल सेल। ठीक है, राइबोसोम से क्या होता है? यह पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है ये। ओके, झिल्ली अनुपस्थित होती है। मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। झिल्ली क्या होती है? एब्सेंट होती है। राइबोसोम्स में क्या होता है? राइबोसोम्स में झिल्ली होती है, अनुपस्थित होती है। मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। राइबोसोम्स का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स कैसे होता है? उपस्थित प्रोटीन, ये किसमें उपस्थित तो राइबोसोम्स होती है, वो उपस्थित किसमें होता है? प्रोटीन और आरएनए में। किसमें? आरएनए और प्रोटीन में। ओके, यह अंतरप्रद्रवी जालिका माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए में पाया जाता है। अंतरप्रद्रवी जालिका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अंतरप्रद्रवी कोश का माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए में पाया जाता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, यह अंतरप्रद्रवी जालिका माइटोकॉन्ड्रिया आरएनए पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, यह 2 प्रकार का होता है, एक तो 70S, एक 80S। S मीन्स ऑफ स्वेट-वर्ग यूनिट। जो 70S एंड 80S है वो क्या है? S मतलब होता है स्वेट-वर्ग यूनिट कहलाती है। तो 70S होता है प्रोकैरियोटिक यानी कि एक कोशिका में पाया जाता है। ये 70S होता है वो किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक एक कोशिका में पाया जाता है। 80S होता है यूकैरियोटिक यानी कि बहुकोशिकीय में पाया जाता है। 80S किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक यानी कि बहुकोशिकीय में पाया जाता है। जब 70S जो टूटता है तो 50+30 में बनता किसमें? 50+30 बनता है। 80S और टूटने पर 60+14 बनता है। ओके, तो 30+50 बनता किसमें आएगा? इसमें बनता है, और लेकिन टूटने पर ये 70S किसमें टूट जाता है? 30+50 में बनता है। 60+40 में बनता है ये 80S वाले में टूटने पर। ठीक है, ये Mg मैग्नीशियम mRNA इनके बीच की है। ये पॉलीसम है ये 70 और 80S। mRNA हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। mRNA किसमें पाया जाता है? हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अगला हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? MITROCHONDRIA माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया गया था? कार्ल बेडा ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल बेडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो दिया था कार्ल बेडा ने दिया था। इसकी जो खोज की थी यानी कि डिस्कवरी की थी किसने की थी? एल्टमन एंड फ्लेमिंग ने की थी। एल्टमन एंड फ्लेमिंग ने की थी। किसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी? एल्टमन एवं फ्लेमिंग ने की थी। एल्टमन ने नाम दिया था बायोप्लास्ट। एल्टमन ने नाम दिया था, क्या दिया नाम था? बायोप्लास्ट दिया था। और फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया था? फिलो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है,
ओके, आगे हम लोग एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए। आप लोग लिख लिया? ओके, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया के इसके फंक्शन है यानी कि कार्य है, ये देख लीजिए। ये फंक्शन है इसके सारे अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये मैट्रिक्स, और ये हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये हमारे क्या है, राइबोसोम्स। ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का है, ये हमारे इसमें क्या पाई जाती है, डीएनए की संरचना ही पाई जाती है कि ओके। और ये क्या है, क्रेस्टेट। ओके, F0 से F180 पास। वायवीय शोषण होता हैगा, वायवीय शोषण होता है। इसमें क्या होता है, वायवीय शोषण होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। ओके, C6H12O6 प्लस का C6H12O6 प्लस का 6O2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6CO2 प्लस का 6H2O प्लस का 38 ATP। ATP मतलब ऊर्जा बनती है हमारी। ADP क्या होता है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। ATP कहलाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है। ATP का अन्य जो नाम है वो हमारा क्या कहलाता है, ऊर्जा का दलाल। ATP का जो अन्य नाम है ऊर्जा का दलाल या ऊर्जा का छल्ला। ऊर्जा का दलाल या ऊर्जा का छल्ला। अगला हम लोग देखते हैं रिक्तिका, इसे इंग्लिश बोलते हैं वैक्यूलस, VACCULES वैक्यूलस। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। रिक्तिका होती है वो किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इज इन ओनली प्लांट सेल। ये रिक्तिका होती है वो किसमें पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। रिक्तिका होती है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। खोज किसने की थी, A.V. लेवेनहॉक ने की थी। किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, A.V. लेवेनहॉक ने की थी। A.V. लेवेनहॉक ने की थी। इसका अन्य नाम है, इनकी अदर नेम है, उसका नाम पॉकेट ऑफ सेल यानी कि कोशिका की थैली। रिक्तिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, पॉकेट ऑफ सेल यानी कि कोशिका की थैली के नाम से भी जाना जाता है। और बताया किसने थे, गॉर्नियर ने बताया था। रिक्तिका को बताया किसने था, गॉर्नियर ने बताया था। ये अगला हमारा हैगा गोल्जी काय। क्या है, अगला नाम है अगला गोल्जी काय। ये गोल्जी काय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। इसकी संरचना पहले हम लोग देख लेते हैं। इस टाइप से इसकी संरचना है। ओके, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ओके, ये ल्यूमेन न्यूक्लियर फॉर्मिंग वैसेस ट्रांसफेस गोल्जी का अप्रोच स्ट्रक्चर, ये सिस्टेम, ये सरफेस। ओके, ये आप लोग बना लेना अच्छे से। आपको आपके गोल्जी काय के बारे में हम लोग इसकी खोज करने की थी। गोल्जी काय है, ये पूरा बन गया आपको अच्छे से। इसको पॉज करके देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से बना सकते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं डिस्कवरी। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने कब की थी, 1898 में, यानी कि 1898 में की थी डिस्कवरी इसकी, यानी खोज कब की थी, कैमिलो गोल्जी ने की 1898 में की थी। इसका अन्य नाम से भी जाना जाता है यातायात पुलिस, यानी कि ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस इसको अदर नाम से किस नाम से जानते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। लिपोकॉन्ड्रिया है, सॉरी, लिपोकॉन्ड्रिया। इसका एक नाम हैगा यातायात पुलिस यानी कि ट्रैफिक पुलिस, और लिपोकॉन्ड्रिया LIPOCHONDRI लिपोकॉन्ड्रिया। इन प्लांट यानी पादप में डिक्टियोसोम डिक्टियोसोम पादप में पाई जाती है, डिक्टियोसोम में पाई जाती है। ठीक है, अगला है हमारा केंद्रक की खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की किसने खोज की थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। याद रख लेना अच्छी तरीके से, पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। किसने की सी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये उपस्थित किसमें होता है, प्रेजेंट किसमें होता है, प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल नहीं, दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो होता है किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ओके, और अनुपस्थित किसमें होता है, यानी कि एब्सेंट किसमें होता है, RBC में, फ्लोएम, ऊट और लामा RBC में न्यूक्लियस होता है। एब्सेंट किसमें होता है, RBC में और फ्लोएम में। ऊट और लामा यानी कि RBC में न्यूक्लियस होता है। RBC में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अदर नेम किस नाम से जाना जाता है, कोशिका का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाते हैं हम लोग। कोशिका प्रबंधक
प्रबंधक कौन होता है? इसे इसे अन्य नाम से भी किस नाम से है? कोशिका का प्रबंधक, यानी कि मैनेजर ऑफ सेल। यानी कि प्लांट सेल किस में होते हैं? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा होता है ये। अदर नाम से जिसमें पाया जाता है ये किसमें पहले? प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल यानी कि स्मॉल, छोटा होता है, जो जानवरों में होता है छोटा होता है ये, ठीक है। और प्लांट यानी कि पौधों पादप कोशिका में होती है कि उनमें बड़ा होता है। ये चीज़ याद रख लेना अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य जो होता है किसमें पाया जाता है? जीव द्रव्य में मिलाया जाता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्मा, इसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि जीव। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन कराना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन कराना। अगला हम लोग पढ़ते हैं केंद्रक के भाग। ये अच्छे से इसको स्ट्रक्चर बना लेना, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। केंद्रक के 3 भाग होते हैं, केंद्रिका, क्रोमेटिन, केंद्रक द्रव्य। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। क्रोमेटिन पहले पढ़ लेते हैं, क्रोमेटिन के बारे में। धागे नुमा संरचना होती है, इसकी कैसी संरचना होती है? धागे नुमा संरचना होती है। इसको अच्छे से स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेना। क्रोमेटिन में क्या होता है? धागे नुमा संरचना होती है, ओके। कैसी संरचना होती है? धागे नुमा होती है, ओके। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, धागे नुमा संरचना होती है। न्यूक्लिक अम्ल ये किससे मिलकर बना होता है? आरएनए और डीएनए से होता है, या आरएनए या डीएनए का होता है न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए, ओके। आगे हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं इसके बारे में। आरएनए तथा डीएनए में अंतर क्या क्या होते हैं? आरएनए क्या हो? इसकी जो खोज की थी किसने? आरएनए की जो खोज की थी किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी। किसने की थी? आरएनए की जो खोज की थी किसने की थी? फ्रेडरिक मिसर ने की थी, ओके। और डीएनए की जो खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए की थी फ्रेडरिक मिशर ने, और आरएनए की भी किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर। दोनों की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी, ओके। मॉडल इसका कैसा होता है? फ्रेडरिक मिशर का कैसा आएगा? एकल कुंडलित होता है, सिंगल हेलेक्स होता है। सिंगल हेलेक्स मतलब एकल कुंडलित होता है। ये आरएनए की जो संरचना होती है इसकी कैसी होती है? इसका मॉडल कैसा आएगी? सिंगल हेलेक्स है इसका। सिंगल हेलेक्स मतलब एकल कुंडलित होती है। और डीएनए की जो संरचना होती है व्हाट्सएप में लिखने दी थी, द्विकुंडलित होती है। किसने दी थी? द्विकुंडलित होती है व्हाट्सएप में ने, डबल हेलेक्स होता है। ये कहाँ पाया था? आरएनए किस में पाया था? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। और कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक को न्यूक्लियस बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। डीएनए क्या होता है? डीएनए में कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ओके। अगला देखिए, आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, मैंने जैसे बताया रखा है आपको। और डीएनए का क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए क्या कहा जाता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का इस संरचना है। अच्छे से इसको आप लोगों ने इंटर में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, ओके। एक बार देख सकते हैं ये संरचना इस टाइप से होती है, ए बराबर टी, फिर जी, सी जी, ए टी जी सी। संरचना से देख लेना ये क्या है? ए डी जी सी, ये क्या चीज़ है? ये यू पी जी क्या चीज़ है? देखिए, ए फॉर मतलब एडिनिन होता है, जी फॉर क्या होता है? गुआनिन होता है, टी फॉर थायमिन होता है, सी फॉर साइटोसिन होता है, यू फॉर यूरेनिमिन होता है, ओके। आनुवंशिक पदार्थ को प्रभावित करते रहेंगे। ये डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थों को प्रभावित करते रहेंगे। इस प्रोटीन से बना होता है, इस प्रोटीन से बना होता है, ओके। अगला संरचना ये डीएनए की थी हमारी। आरएनए न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन अनुपस्थित होता है इसमें। राइबो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? प्रोटीन अनुपस्थित होता है। प्रोटीन और एब्सेंट, प्रोटीन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। किसमें? आरएनए में क्या होता है? प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। वर्क प्रोटीन सिंथेसिस, इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का क्या करना? संश्लेषण करना, ओके। आगे देखिए, आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। कभी कभी कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आप लोगों को याद रखना होगा एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, ये 3 प्रकार का होता है। इसका प्रोटीन आरएनए क्या होता है हमें बताया, जैसे कि प्रोटीन अनुपस्थित होता है। कार्य क्या इसका होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, ओके। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। इसके गुणसूत्र क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स निर्माण या गठन कैसा होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। इसकी संरचना क्या होती है? धागे नुमा संरचना, जैसे बताई भी थी अभी, हमने आप लोगों को बताया भी था, धागे नुमा संरचना होती है। इसकी कैसी संरचना होती है? धागे नुमा संरचना होती है। ये जो हम लोगों ने आगे पढ़ रखा था अभी हाल, ये देखिए
धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन में। ओके, इसकी संरचना कैसी होती है? धागेनुमा। यह जोड़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जॉइंट्स, यानी कि देखा हुआ इट इज़ फाउंड इन पेयर्स। ये जोड़ों में पाया जाता है, ये जोड़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यानी कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, इस टाइप से पढ़ा ना। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? एक सिंगल डंबल टाइप की होती है। डबल एस पी में डबल क्या होते हैं? डंबल्स टाइप से होते हैं। तो डंबल्स टाइप से होता है, डबल डंबल्स, यानी कि पेयर्स के रूप में होता है। ये देखिए डंबल्स टाइप बनना, ये डंबल्स और फिर ये एक डंबल्स, ठीक है ना। ये इट इज़ ए फाउंड इन पेयर, यानी कि यह जोड़ों के रूप में पाया जाता है। यह केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। ये कैसे कब दिखाई देता है? कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। इट इज़ ए विजिबल लाइन ओनली सेल डिवीज़न। यह केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं 23 जोड़े, यानी कि 46 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं, लेकिन जोड़ा पूछा है 23 जोड़े ही पूछ लेते हैं, ठीक है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं। कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। और जोड़े पूछा जाए तो आप बताएंगे 23 जोड़े होते हैं। कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोसम 22p, और लिंग गुणसूत्र एलोसम यानी कि 1p। ओके, 22 और 1 23 हो जाएंगे, ठीक है। लड़का में पाया जाता है कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? XY, लड़का में पाया जाता है XY पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है XX। यानी कि एक पुरुष का एक X और महिला का एक X मिलकर हमारा क्या बनाता है? एक लड़की का निर्माण करता है। पुरुष का एक Y और लड़की का एक X तो हमारा लड़के का निर्माण करता है। और लड़की के लिए एक पुरुष का X और एक लड़की का X मिलके क्या बनाता है? लड़की का निर्माण करता है। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र। ओके, महिला, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक संरचना बना के हम लोग को आपको समझा दिया है। महिला का एक X और पुरुष का एक X मिलके क्या बनेगा? लड़का का निर्माण होगा। महिला का एक X, पुरुष का एक Y मिलके क्या बनाएगा? लड़के का निर्माण करेगा। इस टाइप से हमारी संरचना बनाई जाती है। ओके, जीन्स, इसकी जीन्स की खोज किसने की थी? जॉनसन ने की थी। किसने की थी? जॉनसन ने की थी। जीन्स की खोज की थी जॉनसन ने की थी। अध्ययन किया जाता है आनुवांशिक, जेनेटिक्स होता है। रिपोर्ट, जेन्युइन रिपोर्ट 30K इन बॉडी, 30,000, ठीक है। यह गुणसूत्र पर स्थित होता है। यह गुणसूत्र पर स्थित होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। यह DNA का भाग होता है। इट इज़ ए सेगमेंट ऑफ DNA। यह किसका भाग होता है? DNA का भाग होता है। जीन्स होते हैं वो DNA के भाग होते हैं। यह गुणसूत्र पर स्थित होता है। ये किस पर निर्भर होता है? स्थित होता है। यह गुणसूत्र पर स्थित होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। और यह भाग किसका होता है? DNA के भाग होता है। जीन्स होते हैं DNA के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? DNA के भाग होते हैं। इसका जो अध्ययन कहलाता है आनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी के अध्ययन किया जाता है। इस इंग्लिश में मतलब जेनेटिक्स। और खोज किसने की थी? जॉनसन ने खोज की थी। इसकी खोज किसने की? जॉनसन ने इसकी खोज की थी। ओके, आगे हम लोग देखते हैं इसका कार्य क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है। आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कद, काठी, रंग, रूप, है ना। ये हमारा आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में कार्य करता है। जैसे कद, काठी, रंग, रूप, इस टाइप से। ओके, ट्रांसफॉर्मेट हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन इनटू द नेक्स्ट। एग्जांपल बॉडी शेप, कॉम्प्लेक्सियम, ठीक है। अगला देखिए अंतःप्रदापी जालिका। अंतःप्रदापी जालिका क्या कहलाती है? कि डिस्कवरी की खोज किसने की थी? गार्नियर ने की थी। अंतःप्रदापी जालिका की खोज किसने की थी? गार्नियर की थी। इसका नाम क्या, किसने नाम रखा था? पोर्टर ने। इसका नाम जो रखा था पोर्टर ने रखा था। अंतःप्रदापी जालिका का नाम रखा था पोर्टर ने रखा था। अगला देखते हैं, यह एक झिल्ली की जाल होती है। एक झिल्ली की जाल होती है जो केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली के बीच फैली रहती है। यह एक झिल्ली की जाल होती है जो एक केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली के बीच फैली रहती है। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। यह एक झिल्ली की जाल होती है जो केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली में फैली रहती है। ओके, यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1 चिकनी, नंबर 2 क्या? खुरदरी। चिकनी में एसिया और खुरदरी में आरियार होती है। कोशिका भित्ति तथा केंद्रक का निर्माण, कोशिका भित्ति तथा केंद्रक का निर्माण करती है कौन? अंतःप्रदापी जालिका।
ये कोशिका भित्ति तथा केंद्रक का निर्माण करती है अंतःप्रदेपी जलिका। ओके, चिकनी अंतःप्रदेपी जलिका और खुरदरी अंतःप्रदेपी जलिका में अंतर समझ लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। ये कम स्थायी होती है, चिकनी जो होती है ये कम स्थायी होती है, ठीक है। स्थायी कैसी होती है? कम स्थायी होती है। और खुरदरी होती है ज़्यादा स्थायी होती है। खुरदरी कैसी होती है? ज़्यादा स्थायी होती है, ऐसा समझ लीजिए, है ना। अगला देखिए, चिकनी अंतःप्रदेपी जलिका कोशिका झिल्ली के पास होता है। कोशिका झिल्ली के पास होता है। चिकनी अंतःप्रदेपी जलिका कोशिका झिल्ली के पास होता है। नियर बाय सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक द्वारा नज़दीक होता है। ये खुरदरी में क्या होता है? केंद्रक द्वारा क्या होता है? नज़दीक होता है, नियर बाय न्यूक्लियस। चिकनी अंतःप्रदेपी जलिका में क्या होता है? राइबोसोम्स अब्सेंट होता है। राइबोसोम्स क्या होता है? अब्सेंट होता है। और खुरदरी अंतःप्रदेपी जलिका में क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, अगला देखते हैं। चिकनी अंतःप्रदेपी लिपिड व वसा का संश्लेषण होता है। लिपिड व वसा का क्या होता है? संश्लेषण होता है। और खुरदरी अंतःप्रदेपी जलिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। खुरदरी अंतःप्रदेपी जलिका में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और चिकनी अंतःप्रदेपी जलिका में लिपिड व वसा का संश्लेषण, लिपिड और वसा का क्या होता है? संश्लेषण होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। चिकनी अंतःप्रदेपी जलिका में कम स्थायी होती है। खुरदरी कैसी होती है? ज़्यादा स्थायी होती है। कि ये कम होती है स्थायी, सिंपल से खुरदरी में तो खुरदर चल रही है, तो सिंपल से खुरदरी में स्थायीपन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ओके, कोशिका झिल्ली के पास होता है। चिकनी अंतःप्रदेपी जलिका होती है कोशिका झिल्ली के पास में होती है। और खुरदरी अंतःप्रदेपी जलिका होती है कि वो केंद्र द्वारा नज़दीक होती है। अगला, राइबोसोम अब्सेंट होता है। खुरदरी अंतःप्रदेपी जलिका में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। चिकनी अंतःप्रदेपी जलिका में लिपिड व वसा का संश्लेषण होता है और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। खुरदरी अंतःप्रदेपी लवक, अगला हम लोग पढ़ते हैं लवक यानी प्लास्टिड। खोज किसने की थी? हैकेल ने की थी। हैकेल ने की थी। खोज कवर किसने की थी? हैकेल ने की थी। यह पादप कोशिका का रंगीन भाग होता है। लवक में यह किसका होता है? पादप कोशिका का रंगीन भाग होता है। कलरिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल, यह पादप कोशिका का रंगीन भाग होता है। लवक में क्या होता है? पादप कोशिका का रंगीन भाग होता है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लवक जो पाया जाता है किसमें? पादप कोशिका में पाया जाता है। इट इज़ द प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल, ये किसमें पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है, पर्णहरित, बड़ी लवक और अवड़ी लवक। ओके, तो पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट पर्णहरित होते हैं। यानी कि लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधों में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है ना। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, पत्ती फल में हरा रंग देता है वो कौन देता है? पर्णहरित यानी कि क्लोरोप्लास्ट देता है, ठीक है ना। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनता है पेड़ पौधे अपने जो क्लोरोफिल यानी कि हरे रंग के हो जाते हैं, वो किस कारण होता है? क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, एक पर्णहरित नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। बड़ी लवक में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट यानी कलरफुल बनाता है। ये क्या बनाता है? पेड़ पौधों को कलरफुल बनाता है, जैसे फल फूल पत्ती, इस टाइप से बड़ी लवक कहलाते हैं। क्रोमोप्लास्ट उसमें पाया जाता है। आवड़ी लवक में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट यानी कि सफ़ेद रंग देता है। आवड़ी लवक क्या होता है? इस सफ़ेद रंग देता है। टोटली कैसा देता है? सफ़ेद रंग देता है। जैसे फल फूल जड़, इस टाइप से जड़ होती है सफ़ेद हो जाती है, फूल हो जाते हैं, कहीं फूल देखेंगे सफ़ेद देखेंगे, फल भी देखेंगे सफ़ेद टाइप से। इससे हमारे है ना जड़ में भोजन का संचय करता है। आवड़ी लवक ही जड़ में भोजन का संचय करता है। सारा किसमें भोजन संचय करता है? भोजन का संचय भी आवड़ी लवक के अंतर्गत किया जाता है। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। आपको प्रॉपर रूप से एक नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। RPF SI ये हमारे देखिए RO में भी आता है। ओके, और भी जितने कंपटीशन हैं सारे सब में आता है। सुपर टेट में भी आता है, टेट CTET है ना। तो इनको अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कोई परेशानी होती है आप हमें बताइए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हमारा पढ़ाने का तरीका, अभी स्टार्टिंग है, आप लोग थोड़ा सा प्यार से बनाइए। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट भी कीजिए। आप लोगों को प्यार के बिना हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्लीज़, थैंक यू।